काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो समावेशी शिक्षा के सभी लेसन समाप्त हो चुके थे। तो अब हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 118 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगर आप इनको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है पहले से ही कुछ दे दें। ठीक, तो आप तो इनको एकदम अच्छे से पढ़ ही लीजिए। बाकी 118 है यार, अगर हम लोग पूरे 118 पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग हो जाएंगे बोर। इसलिए हम लोग हो सकता है कि 60 या फिर 60 अभी कवर कर लें, बाकी जो भी बचे उनको अपने अगले वीडियो में। ठीक, तो शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। लिखा है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। और यहाँ उत्तर दिए हुए हैं भैया, आप लोग इनको मत देखिएगा। बाकी यहाँ से खुद ही समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी है। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। ठीक, तो शिक्षा के यानी क्षेत्र में ले सकते हैं। तो इनमें दिया हुआ है कि देखो, कार्यशील बच्चे इनको भी ले सकते हैं, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे इनको भी ले सकते हैं, सड़क पर पाए जाने वाले बच्चे इनको भी ले सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा उत्तर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी हैं। आगे प्राचीन काल में शिक्षा में कौन निपुण होते। तो आप लोग को पता है कि प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा के अवसर नहीं मिलते थे या बहुत ही कम मिलते थे। तो शिक्षा में निपुण कौन हो जाएंगे, ब्राह्मणों को ज़्यादा अवसर मिलते थे, उससे कम क्षत्रियों को। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, यानी इसका आंसर क्या हो गया, आ, यानी ऑप्शन डी या उत्तर द। आगे है कि समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो समावेशी बालक के अंतर्गत पहले जानिए कौन कौन से बालक आते हैं। प्रतिभाशाली भी आते हैं और श्रवण बाधित भी आते हैं, या फिर शारीरिक दोषों से युक्त बालक भी आते हैं और सामान्य बालक भी आते हैं। ठीक, तो वो क्या एक प्रकार से नहीं रहते, अलग अलग रहते, तो ये विषमांगी समूह बनाते। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर सा दिया हुआ है आपका। आगे है विकृत बालकों को बनाना चाहिए। तो विकृत बालकों को में क्या बनाना चाहिए भाई, बालक विकृत है उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर बी दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर। आगे है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो अमेरिका एवं ब्रिटेन में। ठीक, ये हो गया। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। मानसिक रूप से भाई जो पिछड़े बालक होते हैं एक औसत पैमाना, एक औसत मतलब बालक होता है जहाँ से हम लोग मापते हैं कि ये इतना, तो मतलब कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक, उसकी बुद्धि लब्धि जो है औसत है, यानी सामान्य है, यानी 90 से 110। तो उसके अंतर्गत जो बालक आएगा समान आएगा, और उसके ऊपर जाएगा तो प्रतिभाशाली में काउंट होता चला जाएगा, और उससे नीचे आएगा तो सामान्य से क्या होगा, कम होगा, यानी पिछड़ा होगा। तो ये बुद्धि लब्धि किससे होती, औसत बालक से। ठीक, तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती किससे, औसत बालक से। ठीक, ये हो गया। आगे है मंदित बालकों की शिक्षा है, तो ध्यान रखें। तो मंदित बालकों की शिक्षा है तो क्या उसकी रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी उसकी शिक्षा अच्छे से हो पाएगी। आगे है कि पिछड़े बालकों के प्रकार। तो पिछड़े बालक भाई सामान्य बालक, सामान्य पिछड़ापन और विशेष पिछड़ापन, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आ और बा दोनों सही है, तो ये वाला हो गया। अपवंचित बालकों के प्रकार। अपवंचित बालक भाई सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, शैक्षिक हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हो सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर इसका डी हो गया। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये भाई गार्डन ने कहा था, गार्डन ने। ठीक, तो ये इनका कथन आप याद कर लीजिए। दृष्टि बाधितों के लिए लिपि, दृष्टि तो सिंपल है, ब्रेल लिपि पढ़ चुके। वाणी बाधित बालकों का संबंध तो भाई इन तीनों से होता है, श्रवण और श्रवण बाधित, अधिगम असमर्थी और भाषा बाधित थी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। और भाषा का कौशल होता है, भाषा का कौशल क्या भाई, बोलना लिखना पढ़ना सब भाषा के कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। और गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है, 2/20। जो मैंने वीडियो बनाया था दृष्टिबाधित वाला, उसमें आप देख लीजिएगा, 2/20। और हकलाने के प्रमुख कारण क्या है, तो हकलाने के भाई वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, तो इसमें उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। आगे श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार डेसिबल अंक। ठीक, ये श्रवण बाधित वाला जो वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें डेसिबल अंक के द्वारा श्रवण बाधितों को वर्गीकृत किया जाता है। और श्रवण बाधित के वर्ग कितने होते हैं, तो भाई कम बाधित, गंभीर बाधित, मंदबनी, तीनों हुए ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधितता होती है, तो 70 से 89 डीबी। ठीक, पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डीबी तक की श्रवण बाधितता होती है, तो ये 90 डीबी हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि मानसिक मंद बालक को इस नाम से भी जानते हैं। तो जो मानसिक मंद बालक होता है,
जब मानसिक यानी बुद्धि से संबंधित है ना, मंद है तो यानी धीमा है तो उसे अल्प बुद्धि बालक भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसिक मंद जो बालक होते हैं वो अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं। आगे 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखते हैं, तो ये दुर्बल बुद्धि। ठीक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है तो इसमें औसत बालक से। ठीक, यही क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। और मंदित बालकों की शिक्षा है तो ध्यान दें, किस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी रुचि और अभिप्रेरणा पर, यह भी शायद रिपीट हो चुका है। मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, 3 प्रकार के। अन्वेषण विधि की खोज किसने की, तो इसमें आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। परंपरागत पद्धति, इसमें व्याख्यान हो जाएगा। समग्रता पर आधारित है, इनमें निगमन हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है तो यहाँ पे आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, तो इसमें विश्लेषण हो जाएगा। श्यामपट्ट कैसा उपकरण है, कठोर की मृदु, तो ये कठोर होता है ना, तो यहाँ सिर्फ इसका आ उत्तर हो जाएगा। आगे टूर क्या है, तो कहते नहीं टूर पे चलना यानी पर्यटन है। और संगणक का संबंध किससे है, अनुदेशन से। आगे लिखा टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होनी चाहिए, तो 140। ठीक है, और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक, और किसी भी यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसे होगी, तो आप इसी सूत्र में रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो निकाल के आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है। आगे प्रतिभाशाली बालक होता है, तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसका 140 से अधिक आईक्यू वाला होगा। ठीक, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था, तो अल्फ्रेड 1905 में किया था। ठीक, ये भी आप पढ़ चुके हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुंड ने की थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, अमेरिका में किया गया था। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, इनको दी जानी चाहिए, मंद बुद्धि बालक। आगे है दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, तो विशिष्ट शिक्षा में भी है और समन्वय शिक्षा में भी है, मुख्य धारा, तो उपयुक्त सभी हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ था, मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समावेश की। संस्था रहित शिक्षा की ये तो नहीं हो सकता, और समावेश की तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, इसमें मानवीकरण वाला ऑप्शन आपका सही होगा। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, शारीरिक विकलांगता भी होती, मानसिक होती है और आवेगात्मक, यानी सभी हो जाएगा। और अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित। ठीक, अब बाल केंद्रित जो हमारी शिक्षा है तो इसलिए यहाँ दिखा मतलब अच्छी निर्देशन सेवा वही होती है जो बाल केंद्रित हो। और माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं, निर्देशन कार्यों में भी लेते हैं, निर्देशन प्रदाता बनते हैं और निर्देशन समिति बनाने में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आगे है निर्देशन के साथ क्या आवश्यक है, परामर्श भी आवश्यक है ना, क्योंकि निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग है, तो इनमें क्या हो जाएगा, परामर्श के लक्ष्य भी होना चाहिए, परामर्शदाता होना चाहिए और सेवार्थी, तो उपयुक्त भी हो जाएगा। और परामर्श के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य और आत्म स्वीकृति, तो ये भी उपयुक्त भी हो जाएगा। आगे हम मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पढ़ चुके हैं, इलाहाबाद। और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी थी, 10, ये भी आप पढ़ चुके हैं। निरीक्षण के प्रकार इसमें दिए हुए कितने होते हैं, 3 होते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ। और शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है, किसने कहा था, स्ट्रैंगर ने कहा था, इसको भी आप याद कर लीजिए। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, व्यवसायिक निर्देशन का महत्व क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसायिक निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और निर्देशन में परामर्श का परस्पर दोनों में गहन संबंध होता है। ठीक, ठीक है, इनमें गहन संबंध होता है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, तो उपबोध और परामर्शदाता यानी जिसे परामर्श दिया जा रहा है और जो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और परामर्श के लक्ष्य भी यानी सभी हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है, इसे सामूहिक रूप में संपादित नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है, तो ये कथन हमारे जिसबर्ड का है। ठीक, तो ये हो गया। और सामान्य बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे यानी 90 से 110 IQ वाले। ठीक, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, तो हेविट महोदय ने बताया था। ठीक, तो यहाँ पे बहुविकल्पी जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे 60 हो चुके हैं। बाकी हम अपने अगले वीडियो में 61 से लेके 118 तक की बात करेंगे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।